हेलो दोस्तों, मिश्रा इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानेंगे डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन स्प्रिंग के बारे में कि कंप्रेशन स्प्रिंग की डिज़ाइन कैसे की जाती है। जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है डेफिनेशन ऑफ स्प्रिंग एंड इट्स यूजेस, कि स्प्रिंग कहते किसे हैं और इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, टाइप्स ऑफ स्प्रिंग क्या क्या होते हैं, स्प्रिंग बनाने के लिए हम लोग कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, स्प्रिंग के लिए टर्मिनोलॉजी कौन सी यूज़ होती है, और जानेंगे उन फॉर्मूलाज के बारे में जिनसे हम स्प्रिंग डिज़ाइन करते हैं। आइए देखते हैं स्प्रिंग किसे कहते हैं। तो स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी होती है जो कि डिस्टॉर्ट करती है जब उस पर लोड अप्लाई किया जाता है, और वो बॉडी अपना शेप को रीगेन कर लेती है जब उस पर से लोड रिमूव कर लिया जाता है। मतलब इट इज़ एन इलास्टिक बॉडी विच डिस्टॉर्ट अंडर द एक्शन ऑफ लोड and recovers its original shape when the load is removed. डिस्टॉर्शन कंप्रेशन भी हो सकता है या एक्सटेंशन की तरह भी हो सकता है। देखते हैं स्प्रिंग को यूज़ कहाँ करते हैं। तो स्प्रिंग को यूज़ करते हैं एनर्जी को स्टोर करने के लिए, जैसे कि घड़ियों में, खिलौनों में, स्टार्टर्स में, टीसी में, या फिर इसका यूज़ होता है शॉक और वाइब्रेशन को अब्जॉर्व करने में, जैसे कि आपका बाइक के शॉकर्स में होता है या फिर सस्पेंशन स्प्रिंग में होता है। इसका अलग यूज़ होता है कैम और फॉलोअर के बीच में कांटेक्ट मेंटेन करते हुए मोशन को कंट्रोल करना, और इसका अलग एक और भी यूज़ होता है फोर्स को मेज़र करने में, जैसे कि स्प्रिंग बैलेंस में आप यूज़ करते हैं फोर्स मेज़र करने के लिए स्प्रिंग को। आइए देखते हैं टाइप ऑफ स्प्रिंग क्या क्या होती है। जो सबसे पहला है वो है हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग में जो वायर होती है वो क्वाइल्ड होती है हेलिक्स के फॉर्म में। इसे फर्दर दो भाग में कैटेगराइज करते हैं। एक है हमारा कंप्रेशन स्प्रिंग और एक है एक्सटेंशन स्प्रिंग। जो ये सेशन है वो है डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन स्प्रिंग के बारे में, तो हम आगे देखेंगे कि इस कंप्रेशन स्प्रिंग का डिज़ाइन कैसे करते हैं। जो हमारा दूसरा टाइप है वो है टॉर्सन स्प्रिंग। टॉर्सन स्प्रिंग आपने देखा होगा, आपने डोर, हिंजेस, लीवर या क्लिप बोर्ड में इसका यूज़ करते हैं। फिर आता है लीफ स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग को लैमिनेटेड स्प्रिंग भी कहते हैं, और इसका यूज़ होता है वर्टिकल वाइब्रेशन को मिनिमाइज करने में। आमतौर पे आपने ये लीफ स्प्रिंग ट्रक्स में लगे हुए देखे होंगे। फिर आता है हमारा कोनिकल स्प्रिंग। कोनिकल स्प्रिंग बेसिकली हम यूज़ करते हैं जहां हमें पुश बटन्स चाहिए होते हैं, या कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जहां पे हमें अंदर पुश बटन का रिक्वायरमेंट होता है, या रिले में, वहाँ हम यूज़ करते हैं कोनिकल स्प्रिंग का। फिर आता है डिस्क स्प्रिंग। डिस्क स्प्रिंग बेसिकली वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ की कंप्रेसिव फोर्स तो बहुत लार्ज चाहिए बट डिफ्लेक्शन आपको मिनिमम चाहिए। तो डिस्क स्प्रिंग उसके लिए यूज़ करते हैं जहाँ की लार्ज कंप्रेसिव फोर्स के अगेंस्ट में डिफ्लेक्शन मिनिमम होता है, जैसे कि पाइप गेजेस में। आइए दोस्तों देखते हैं कि स्प्रिंग बनाने में मटेरियल कौन कौन सा यूज़ होता है। तो जो सबसे पहला मटेरियल यूज़ होता है वो होता है पेटेंटेड एंड कोल्ड ऑन स्टील वायर अनअलॉयड। जो पेटेंटेड होता है इसका ये मतलब होता है कि आपने स्टील को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करके उसकी यूनिफॉर्म कूलिंग की है। इससे फ़ायदा ये होता है कि उसका स्ट्रक्चर टफ हो जाता है, जो कि कोल्ड ऑन के लिए बहुत ही सूटेबल होता है। इसकी कार्बन परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई होती है, अराउंड 0.85 से 0.95% कार्बन कंटेंट इसमें पाया जाता है। ये बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है स्प्रिंग बनाने के लिए। अगर आपकी लोडिंग कंडीशन स्टैटिक है और या फिर आपको मोर देन 1 मिलियन साइकिल के ऊपर आपको डिज़ाइन करना है स्प्रिंग की साइक्लिक लोडिंग के लिए, तो आप पेटेंटेड और कोल्ड ऑन स्टील वायर अनअलॉयड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे मटेरियल होते हैं स्प्रिंग बनाने के लिए वो होते हैं ऑयल हार्डेंड एंड टेम्पर स्टील वायर अनअलॉयड, ऑयल हार्डेंड एंड टेम्पर स्टील वायर अलॉयड, और स्टेनलेस स्टील वायर। इन मटेरियल के बारे में आपको इंडियन स्टैंडर्ड नंबर 4454 में विस्तृत जानकारी मिलेगी। मैं चाहूँगा कि आप एक बार IS 4454 को जरूर पढ़ें। आइए देखते हैं स्प्रिंग डिज़ाइन के लिए टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी यूज़ की जा रही है। तो ये एक कंप्रेशन स्प्रिंग का क्रॉस सेक्शनल व्यू है। जो इसमें सबसे पहले आता है वो आता है स्मॉल डी, मतलब वायर डायमीटर ऑफ स्प्रिंग। ये कॉइल की डायमीटर होती है जिससे कि स्प्रिंग का मैन्युफैक्चरिंग होता है। फिर आता है इनसाइड डायमीटर ऑफ स्प्रिंग कॉइल, आउटसाइड डायमीटर ऑफ स्प्रिंग कॉइल,
और जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है वो आता है मीन कॉइल डायमीटर, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। ये एवरेज डायमीटर होता है आउटसाइड डायमीटर और इनसाइड डायमीटर का। फिर आता है पिच। पिच ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं दो एडजेसेंट कॉइल के बीच के डिस्टेंस को पिच बोलते हैं। अगर आपको वायर डाया पता है और आउटर डाया पता है तो आप मीन डायमीटर निकालने के लिए रेशियो यूज कर सकते हैं। आउटर डायमीटर माइनस वायर डायमीटर करेंगे तो आपको अपना मीन कॉइल डायमीटर पता चल जाएगा। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है स्प्रिंग डिजाइन में, उसे बोलते हैं स्प्रिंग इंडेक्स, जो कि रेशियो होता है मीन कॉइल डायमीटर टू वायर डाया का। अगर आपका स्प्रिंग इंडेक्स C लेस देन 3 है तो इसमें क्या होता है कि स्प्रिंग के कर्वेचर इफेक्ट के कारण ये बहुत ही हार्ड हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। इसमें स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ऐसे जो स्प्रिंग होते हैं वो डिफ़िकल्ट टू मैन्युफैक्चर होते हैं। और अगर आपका C ग्रेटर देन 15 है तो ऐसे स्प्रिंग बहुत आसानी से बकल हो जाते हैं। तो अगर आपको एक अच्छा स्प्रिंग डिज़ाइन करना है तो अपना आप स्प्रिंग इंडेक्स को 4 से 12 के बीच में रखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा होगा। इसके अलावा अगर आप साइक्लिक लोडिंग या क्लोज टॉलरेंस के लिए स्प्रिंग यूज बनाना चाह रहे हैं या डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो आपको अपना स्प्रिंग इंडेक्स 6 से 9 के बीच में रखना पड़ेगा। इसके बाद जो टर्मिनोलॉजी यूज हम करते हैं वो करते हैं हम टोटल नंबर्स ऑफ कॉइल, जिसे एनटी से डिनोट करते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ कॉइल को काउंट करने के लिए हम टिप टू टॉप सारे कॉइल्स को काउंट करते हैं। अगर कॉइल एक पूरा रोटेशन यानी 360 डिग्री का रोटेशन लेती है तो उसे एक कॉइल करते हैं। तो हम देखते हैं इस स्प्रिंग में अभी कितने टोटल नंबर्स ऑफ कॉइल कितने हैं। तो यहाँ कॉइल नंबर है 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6। इसके बाद देखते हैं कि इसमें एक्टिव नंबर्स ऑफ कॉइल कितने हैं। एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल हम उसे कहते हैं जो कि स्प्रिंग एक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद या रिमूवल के बाद स्प्रिंग एक्शन में डिफ्लेक्ट करते हैं या उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्टिव नंबर्स ऑफ कॉइल। तो हम देखते हैं स्प्रिंग में कितने एक्टिव नंबर्स ऑफ कॉइल्स हैं। इसमें है 1, 2, 3 और 4। यहाँ भी 4 टोटल नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स हैं जो कि डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेंगे स्प्रिंग एक्शन में अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इसके बाद देखते हैं इनएक्टिव कॉइल्स किसको बोलते हैं। इनएक्टिव कॉइल्स वो होते हैं जो कि सिटिंग पोजीशन में होते हैं और स्प्रिंग एक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। तो अभी आप लेफ्ट साइड में जो फिगर देख रहे हैं उसमें नंबर 1 और नंबर 6 ये जो दो कॉइल हैं ये सिटिंग पोजीशन में रहेंगे और स्प्रिंग के एक्शन में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इसलिए इन्हें बोलते हैं इनएक्टिव कॉइल्स। तो बेस्ड ऑन स्टाइल ऑफ एंड्स, जो हमारे डिफरेंट स्टाइल ऑफ एंड्स होते हैं, तो उसके लिए हम अपना एक्टिव नंबर्स ऑफ कॉइल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं कि आपके पास 4 तरीके के स्टाइल ऑफ एंड्स होते हैं। प्लेन एंड्स, प्लेन एंड ग्राउंड एंड्स, स्क्वायर एंड्स एंड स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड्स। तो डिफरेंट स्टाइल ऑफ एंड्स के लिए जो आपके नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर आपका स्प्रिंग प्लेन एंड का है तो जितने टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स होंगे उतना ही आपका एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल्स भी होंगे। अगर आपका प्लेन एंड है और ग्राउंडेड है तो उस केस में जो नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स होंगे वो टोटल नंबर्स ऑफ कॉइल्स माइनस हाफ। अगर आपका स्क्वायर एंड्स है तो आपके जो नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स होंगे वो होगा टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स माइनस 2, क्योंकि इसमें फर्स्ट कॉइल्स और लास्ट कॉइल वो इनएक्टिव रहेंगे। सेम कंडीशन अगर आपके स्क्वायर एंड से और ग्राउंडेड है, उस केस में भी जो टोटल नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स होंगे वो होगा टोटल नंबर ऑफ कॉइल माइनस 2। इसके बाद जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है स्प्रिंग केस में वो होती है फ्री लेंथ, कंप्रेस लेंथ एंड सॉलिड लेंथ। आइए जानते हैं इसके बारे में ये होते क्या है। जो सॉलिड लेंथ होता है, जैसा कि आप फिगर सी में देख पा रहे हैं, वो होता है एक्सियल लेंथ ऑफ स्प्रिंग विच इज सो कंप्रेस्ड दैट एडजेसेंट कॉइल टच इज ईच अदर। यानी कि अगर आपने स्प्रिंग पे फोर्स लगाया है और फोर्स लगाने के बाद पूरी स्प्रिंग कंप्रेस होके आपस में चिपक गई है, यानी कि दो सारे जितने भी एडजेसेंट कॉइल हैं वो आपस में चिपक गए हैं और टच कर रहे एक दूसरे को, तो उसे बोलते हैं हम लोग सॉलिड लेंथ। सॉलिड लेंथ निकालने का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स इनटू वायर डायमीटर। फिर देखते हैं कंप्रेस्ड लेंथ। कंप्रेस्ड लेंथ होता है जब आप फोर्स लगाते हैं मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स
मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स लगाने के बाद जो डिफ्लेक्शन होता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, उसे बोलते हैं कंप्रेस्ड लेंथ। फिर आता है फ्री लेंथ। फ्री लेंथ होता है जब आपका स्प्रिंग पूरी तरीके से अनलोडेड कंडीशन में है और उस पर कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है। तो जैसा कि आप फिगर नंबर ए, बी और सी में देख रहे हैं, तो अगर मैं फ्री लेंथ का फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो ये हो सकता है कंप्रेस लेंथ प्लस में डेल्टा, मतलब जितना का आपका लेंथ कंप्रेस हुआ है प्लस में जो कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रखा है, जो कि एज इक्वल होती है सॉलिड लेंथ प्लस टोटल एक्सियल गैप प्लस द डिफ्लेक्शन। आइए जानते हैं हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग के डिजाइन के लिए कौन कौन से फॉर्मूला यूज होते हैं। तो सबसे पहले आता है लोड एफ। अगर आप इसे न्यूटन में कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसका फॉर्मूला है वाई जी डी रेज टू द पावर ऑफ 4 अपॉन 8 डी क्यू एन। जो स्मॉल वाई है वो एक्सियल डिफ्लेक्शन है, जो कैपिटल जी है वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, स्मॉल डी वायर डायमीटर ऑफ स्प्रिंग, जो कैपिटल डी है वो मीन कॉइल डायमीटर ऑफ स्प्रिंग है, और एन से हम एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल डिनोट करते हैं। अगर आपको स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है 8 डी क्यू एन एफ अपॉन जी डी रेज टू द पावर ऑफ 4। अगर आप स्प्रिंग रेट निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला है जी डी रेज टू द पावर ऑफ 4 अपॉन 8 डी क्यू एन। इसके बाद स्प्रिंग की शेयर स्ट्रेस यानी टाउ निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है 8 एफ डी के अपॉन पाई डी क्यू। इससे आप शेयर स्ट्रेस न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में निकाल सकते हैं। जो इस फॉर्मूला में हम के देख रहे हैं, के का मतलब होता है वॉल स्ट्रेस फैक्टर, जो कि एक स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर है स्प्रिंग कैलकुलेशन के लिए। उसका फॉर्मूला होता है 4c-1 अपॉन 4c-4 प्लस 0.615 अपॉन सी। सी का मतलब होता है स्प्रिंग इंडेक्स, जो कि रेशियो होता है मीन कॉइल डायमीटर टू वायर डाया। अगर आपको कॉइल रेशियो पता है तो आप इस ग्राफ की मदद से स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर इजीली निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं स्टैंडर्ड डायमीटर जो होती है वायर की वो कौन सी होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये 0.002 mm से लेके ये 25 mm तक की स्टैंडर्ड वायर डायमीटर होती है स्प्रिंग के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। आइए एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझते हैं स्प्रिंग डिजाइन के बारे में। तो जो प्रॉब्लम यहाँ पे है वो है a gas engine valve spring is to have a mean diameter of 37.5 mm. The maximum load it will sustain is 450 Newton with a corresponding deflection of 12.5 mm. The spring is to be made of tempered wire since the material is to be subjected to repeated loading and fatigue must be considered. A low working stress of 300 Newton mm square will be used. Find the size of wire and number of coils used. Take the rigidity modulus as 0.8 raised to power 5 Newton per meter square. मतलब ये बोल रहा है गैस इंजन वॉल स्प्रिंग हमें बनाना है जिसकी की मीन कॉइल डायमीटर जो है वो 37.5 है, जो मैक्सिमम लोड कंडीशन है वो 450 न्यूटन की है, जो डिफ्लेक्शन है वो 12.5 mm का है, और इसका जो शियर स्ट्रेस दे रखा है, वर्किंग स्ट्रेस देखा है वो है 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे रखी है 0.8 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमें जो निकालना है वो निकालना है साइज ऑफ वायर यानी कि वायर डायमीटर एंड नंबर ऑफ कॉइल्स यूज्ड, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइल क्या यूज हुए हैं। तो देखते हैं गिवन डेटा क्या क्या है। जो गिवन डेटा है वो डी दे रखा है हमें यानी कि मीन कॉइल डायमीटर 37.5, हमें लोड एफ दे रखा है 450 न्यूटन, जो डिफ्लेक्शन वाई है हमें वो दे रखा है 12.5 mm, जो टाउ है हमारा जो शेयर स्ट्रेस है वो हमारा 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे रखा है, और जो हमारी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है जी वो है 0.8 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखते हैं हम साइज ऑफ वायर पहले कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने जो टाउ दे रखा है, टाउ का फॉर्मूला हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, वो होता है 8FDK अपॉन पाई डी क्यू। तो हम सारे गिवन डेटा को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि 300 इंटू 1.25, जो 1.25 है ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर यानी कि के का वैल्यू दे रखा है जो कि हमें ग्राफ से मिल सकता है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे 8 इंटू 450 यानी कि लोड इंटू 37.5 यानी कि मीन कॉइल डायमीटर अपॉन पाई इंटू डी क्यू। तो ये कैलकुलेशन जब हमने किया तो हमारे पास वैल्यू आया डी क्यू इक्वल टू 179.14
इसलिए जो साइज ऑफ वायर है D वो होगा 5.6 mm। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ कॉइल्स कितने यूज हुए हैं। तो हमारे पास स्प्रिंग डिफ्लेक्शन दे रखा है y इक्वल टू 8dq एंड f अपॉन g d⁴। अभी हमने ये स्मॉल d निकाल लिया है जिसका वैल्यू है हमें 5.6। तो हम सारे गिवन डाटा को जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे n का वैल्यू आता है 5.1 जो कि क्लोज है 5 से। और हम अज्यूम करके चलते हैं कि कॉइल जो है स्क्वायर्ड है और ग्राउंडेड है, इसलिए जो टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स होगा वो होगा एक्टिव नंबर्स ऑफ कॉइल्स प्लस में 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉइल जो हमारा आया वो आया 5 + 2 यानी कि 7। आशा करता हूं कि डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन स्प्रिंग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आप अगला टॉपिक किस विषय पे चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।